हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 की बायोलॉजी का अध्याय 1 जीवों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम बेसिकली सबसे पहले जीवन अवधि को समझेंगे कि जीवन अवधि क्या है, और कुछ जीवों के जीवन अवधि के बारे में समझेंगे। कौन से जीव जो है कितने कितने वर्ष जीते हैं उसके बारे में समझेंगे। और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होगा जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, यानी इसमें कुछ फैक्ट होंगे जिसको हमें देखना होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको हम सबसे पहले बता दें कि आप अपने पास जो है क्लास 12 का बायोलॉजी NCERT का आप रखिएगा और इसे आप रीडिंग भी दीजिएगा। जब हम आपको पढ़ा दें तो इसे आप रीडिंग भी दीजिएगा। रीडिंग देने से क्या होता है कि आपको जो है आपके अंदर एक समझने की एबिलिटी डेवलप होती है। तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसे आप रीडिंग ज़रूर दीजिएगा और उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं जीवन अवधि क्या है, यानी लाइफ टाइम क्या है, जीवन अवधि। तो यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा को लिख करके रखा है कि किसी जीव की जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। अर्थात जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होगा उसी को हम क्या कहेंगे, जीवन अवधि। प्राकृतिक मृत्यु का अर्थ होता है कि जीव जो है जर्जर होकर के अर्थात बूढ़ा होकर के जब पूरे तरह से अपने से मरता है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक मृत्यु। किसी बीमारी या किसी एक्सीडेंट अर्थात दुर्घटनाओं के द्वारा अगर व्यक्ति न मरे तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक मृत्यु। यानी व्यक्ति जो है अपने एक एज लिमिट तक आकर के जब मरता है तो उसको हम कहेंगे प्राकृतिक मृत्यु। तो जन्म से लेकर के किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम क्या कहेंगे, जीवन अवधि। तो ये बात आपको क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ जीवों के जीवन अवधि के बारे में। कुछ जीवों के जीवन अवधि के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसमें है हाथी। हाथी का जीवन काल क्या है, 60 से 75 वर्ष। हाथी का जीवन अवधि क्या है, 60 से 75 वर्ष, यानी वो 60 से 75 वर्ष तक वह जी सकता है। उसके बाद है गुलाब। इसका जीवन काल क्या है, 10 वर्ष, अर्थात ये जो है 10 वर्ष तक जीवित रहते हैं। कुत्ता 25 वर्ष, गाय 25 वर्ष, केला 25 वर्ष। उसके बाद तितली 1 से 2 हफ्ता, कौवा 15 वर्ष, तोता 140 वर्ष, मगरमच्छ 60 वर्ष, कछुआ 100 से 150 वर्ष। ये सभी क्या है, कुछ जीवों की जीवन अवधि है। आप इसे उतना नहीं रटिएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं अर्थात तथ्य को समझते हैं कि इस जीवन अवधि से हमको क्या सीख मिलता है। तो यहाँ पर आप नोट करके इस बात को लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम गौर करें तो जीवन अवधि जो है, जीवों की जो जीवन अवधि दिया गया है वह जो है जीवों के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। जैसे आप देख लीजिए, हाथी एक विशाल काय शरीर होता है हाथी का, और उसका जीवन काल क्या है, 60 से 75 वर्ष। अगर हाथी की तुलना हम कछुआ से करें, कछुआ बहुत ही छोटा जीव है, उसका जीवन काल क्या है, 100 से 150 वर्ष। तो यहाँ कछुआ बहुत ही छोटा जीव है जबकि हाथी क्या है, एक विशाल जीव है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीवन अवधि जो है, किसी जीवों की जीवन अवधि उसके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, किसी जीव की जीवन अवधि किसी जीव की जीवन अवधि उसके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। यानी किसी जीव का
जीवन अवधि जो है उसके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। इस बात को हमने यहाँ पर इस जीवन अवधि के कुछ जीवों के जीवन अवधि को अगर हम देख रहे हैं तो उससे हमको ये बातें पता चल रहा है। अगला तथ्य है, हम सभी जानते हैं कि जीव जितने भी जीव जन्म लिए हैं उसकी जो है मृत्यु तय है, किंतु एक कोशिकीय जीव जो होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है। अर्थात एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, अमर होते हैं। तो यहाँ पर दूसरे तथ्य को हम लिखते हैं कि एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, जैसे हमको पता है एक कोशिकीय जीव क्या है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हुआ, पैरामीशियम इत्यादि। ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है जिनकी की मृत्यु नहीं होती है। आपको पता होगा कि अमीबा जो है अपना अगर जनन करता है तो वे क्या करते हैं, उसमें या तो द्विखंडन होता है या तो बहुखंडन होता है, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे या आप पहले क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो जैसे हम आपको अगर समझाएं कि कैसे एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, तो आपको जैसे पता होगा कि ये क्या है, अमीबा है, और आपको पता है कि अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। ये ऐसे जीव ये जीव जो है जल यानी कि क्या कहते हैं, जल में पाए जाते हैं या नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। ये अपना भोजन जो ग्रहण करते हैं ये उत्पाद के द्वारा ग्रहण करते हैं, इसको हम हिंदी में पादाव कहते हैं, इसके द्वारा ग्रहण करते हैं। ये आप क्लास 10th में पढ़ करके आ गए हैं। तो इसको हम कुछ यहाँ पर भी बताएंगे जब इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो हम समझते हैं कि कैसे एक कोशिकीय जीव अमर है। तो अमीबा जब अपना जन्म करता है तो ये क्या करता है, सबसे पहले अपना केंद्रक को डिवाइड करता है। इसमें पहले केंद्रक 2 भागों में बढ़ता है। तो अमीबा क्या करता है, अपने शरीर के आकार को इस तरह से बना लेते हैं, और यहाँ पर क्या है, केंद्रक है। तो केंद्रक सबसे पहले क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। केंद्रक इस तरह से डिवाइड होते हैं, केंद्रक, और आगे चल के ये क्या हो जाएंगे, एक केंद्रक इसमें चला आएगा और एक केंद्रक इसमें चला आता है। तो ये इस तरह से कुछ हो जाता है। ये कोशिका द्रव्य है। ये यहाँ पर अपना 2 स्वतंत्र जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें और समझें, ये पहले क्या था, अमीबा, जिसको कि हम पेरेंट सेल कहेंगे और इसको हम डॉटर सेल कहते हैं। यानी ये जनक हुआ और ये क्या हुआ, संतति हुआ। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये क्या है, जनक, पेरेंट, और ये क्या है, संतति, यानी जीव जो जन्म लिया। ये यहाँ पर हम देखें तो ये जीव क्या है, यानी जनक क्या है, अपने शरीर को 2 भागों में बांट दिया है और अपना एक स्वतंत्र 2 अमीबा का निर्माण किया है। यहाँ पर इस जीव की मृत्यु तो नहीं हुई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, अमर होते हैं। तो यहाँ तक हमने इस बात को समझा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब हम इसके बाद आगे जन्म को डिस्कस करते हैं। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जनन अर्थात रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। ये टॉपिक आप पहले क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, तो उस टॉपिक को हम आपको सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। तो चलिए हम जनन समझते हैं। जनन है क्या, यानी कोई अगर जीव है, यदि वे जीव अपने ही समान संतति को जन्म देता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मनुष्य है तो मनुष्य क्या करता है, अपने ही समान जीवों को जन्म देता है। गाय अपने ही समान जीवों को जन्म देता है। ऐसा कभी नहीं होता है गाय जो है किसी और जीव को जन्म दे, तो इस तरह से कोई घटना नहीं होती है। तो जनन क्या है कि जीव जिस प्रक्रिया द्वारा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं जनन की परिभाषा कि जीव
जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है और अपनी जाति को बनाए रखता है उसे जनन कहते हैं। आप नोट कीजिएगा कि जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है तथा अपनी जाति को निरंतर बनाए रखता है उसे जनन कहते हैं। यह हमने एक बात जो बोला कि अपनी जाति को निरंतर बनाए रखता है, तो उस बात पर आप गौर कीजिए। जैसे मान लीजिए यदि मनुष्य है अगर ये अपना जनन करना छोड़ दे, यदि मनुष्य अपना जनन करना छोड़ दे, और तो हमको क्या दिखेगा कि कुछ वर्षों बाद क्या होगा, हमको मनुष्य की जाति दिखाई नहीं देगी। या ऐसे समझ लीजिए कोई भी जीव है, यदि वे अपना जनन करना छोड़ देते हैं तो उसकी जाति जो है समाप्त हो सकती है, जो कि हमारे पर्यावरण या हमारे वातावरण के लिए क्या है, हानिकारक है। यदि कोई जीव अपना जनन करना छोड़े तो हम समझते हैं कि कोई भी जीव जो है किसी और दूसरे जीवों पर डिपेंडेंट रहता है, तो इस तरह से जो है पर्यावरण में बहुत ही क्षति हो सकता है। तो जीव क्या करता है, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जनन क्या है, आवश्यक है। किसी भी जीव को अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जनन क्यों आवश्यक है, तो किसी जीव की जाति को बनाए रखने के लिए जनन बहुत ही आवश्यक है। तो आप इतनी बातों को समझ गए हैं। अब हम समझते हैं जनन के प्रकार, कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। अब लिखिए जनन के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जनन क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अलैंगिक जनन। जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की, कि अलैंगिक जनन क्या है। इस पर आप विचार कीजिए, अलैंगिक जनन क्या है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो है हम पहले क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, तो आप इसको अलैंगिक जनन क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए आप। अलैंगिक जनन क्या है, जनन की वह विधि जिसमें एक जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जनन की वह विधि जिसमें एक जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी इसमें एक ही जनक भाग लेते हैं, इसमें दो जनक की यानी नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें नर एवं मादा जीव की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है, एक ही जीव जो है जनन में भाग लेता है। तो अलैंगिक जनन हम समझ गए। इसके जस्ट विपरीत क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन क्या है, जनन की वह विधि में नर एवं मादा जीव भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो हम सब अब इसके बाद जो है लैंगिक जनन की विशेषता लिखिए, कि लैंगिक जनन की क्या विशेषता है। लैंगिक जनन की विशेषता। तो सबसे पहला आप लिखिए कि लैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है। उसके बाद
आप लिखिए लैंगिक जनन में क्या होता है, एक जनक भाग लेता है, एक जनक भाग लेता है। लैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है। यदि इसमें एक जनक भाग ले रहा है अर्थात इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होगा। युग्मक क्या होता है आपको पता होगा कि नर युग्मक, जैसे मान लीजिए एक नर है और एक क्या है, मादा है, नर और मादा है। तो नर में क्या होता है, नर में बनता है युग्मक, नर युग्मक हम बोलते हैं शुक्राणु। नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु। और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु। मादा युग्मक क्या होते हैं, अंडाणु। ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में जब संगलित होते हैं, आपस में जब मिलते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन। इसको क्या कहते हैं, निषेचन। और निषेचन के फलस्वरूप क्या होते हैं, जायगोट का निर्माण होता है। इसे किस फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, जायगोट। ये जायगोट जो है वृद्धि करके शिशु का निर्माण करता है। तो हम ये तो लैंगिक जनन हुआ, क्योंकि इसमें हम समझ रहे हैं कि दो जनक भाग रहे हैं, नर और मादा। नर युग्मक क्या है, शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या है, अंडाणु। शुक्राणु आपको पता होगा कि नर शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण के अंदर बनता है, और अंडाणु कहाँ बनता है, अंडाशय के अंदर बनता है। तो ये बातें आप पहले से जानते होंगे। तो हम अलैंगिक जनन की विशेषता यहाँ पर लिखना है, अलैंगिक जनन की विशेषता। अलैंगिक जनन की पहली विशेषता क्या है कि इसमें एक जनक भाग लेता है। दूसरी विशेषता, अगर इसमें एक जनक भाग ले रहा है तो इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। दूसरी विशेषता लिखिए, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अगर युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा है, यदि युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा है तो यहाँ पर निषेचन की क्रिया भी नहीं होगी। तो तीसरी विशेषता लिखिए कि अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। और एक बात, अगली विशेषता देखिए, अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतान बनता है, अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतान बनता है वे आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतान बनता है वे आनुवंशिक रूप में अपने जनक के समान होते हैं। चौथी विशेषता हो गया। अब पांचवी विशेषता, अब आप थोड़ा गौर कीजिए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इसमें किस विधि में, यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन किस विधि में जो है जनन की क्रिया तीव्र होती है, अलैंगिक जनन की क्रिया तीव्र होती है या लैंगिक जनन की क्रिया तीव्र होती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछे कोई, तो आप इसका क्या जवाब दीजिएगा। तो हम सभी जानते हैं कि लैंगिक जनन की क्रिया जो है धीमा होता है, क्योंकि इसमें जब भी शिशु का निर्माण होगा या किसी फल का भी निर्माण होगा, जो कि हम पौधों में समझेंगे, पौधों में फल का निर्माण होता है, जंतुओं में शिशु का निर्माण होता है, तो ये क्रिया क्या होती है, बहुत ही धीमा होता है। यानी लैंगिक जनन की क्रिया क्या होती है, धीमी होती है, वही अलैंगिक जनन की क्रिया क्या होता है, तीव्र होता है। अलैंगिक जनन की क्रिया क्या होती है, तीव्र होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अलैंगिक जनन की क्रिया क्या होती है, तीव्र होती है। किसकी अपेक्षा, लैंगिक जनन के अपेक्षा। तो यहाँ पर हमने इसकी 5 विशेषता को समझा। एक और विशेषता लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन में विभिन्नता जो है कम होती है। अलैंगिक जनन में विभिन्नता कम होती है क्योंकि इसमें हम समझते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा है। छठा विशेषता आप लिखिएगा कि अलैंगिक जनन में विभिन्नता कम दिखाई पड़ता है, कम दिखाई देता है। आज भर हम इतना ही रखते हैं और उसके बाद हम अलैंगिक जनन के प्रकार को डिस्कस करेंगे, जिसमें विखंडन होगा,
मुकुलन होगा, बीजाणु जनन होगा, पुनरुद्भवन होगा। ये सभी क्रिया यानी ओलेंगजेन की विधियों को हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आया या कुछ कहीं पर दिक्कत आया तो आप जो है उससे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछने की कोशिश करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।